Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 10 of MTH 501, the matrix of a linear transformation. यानी जो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उसका हम मैट्रिक्स बनाएंगे और इस मैट्रिक्स की मदद से हम किसी भी लीनियर सिस्टम को सॉल्व कर सकेंगे। यानी जैसे समझ लें कि हम जनरल इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और जो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जहाँ पे मैट्रिक्स है m मल्टीप्लाई बाय n ऑर्डर। अब हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। I2 का मतलब कि ये 2 by 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में वैल्यूज़ होती हैं 1 और बाकी तमाम वैल्यू होती हैं 0। अगर हम इसको कॉलम बाय कॉलम लें, ठीक है, जैसे पहले तो हम क्या कर रहे थे, हमारे पास एक मैट्रिक्स था, उसका हम कॉलम लेते थे, A1 बोल देते थे पहले कॉलम को, अगर हम बोल्ड फेस करके लिखते थे, A2 दूसरे को, A3 तीसरे को, ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब हम कॉलम बाय कॉलम लेते हैं तो हम बोलते हैं E1 E2, E1 पहला कॉलम, E2 दूसरा कॉलम। फॉर एग्जांपल हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर I3 है, तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा 1 1 1 0 0 0 0 0 0। तो इसके अंदर ये हमारे पास ये कॉलम बन जाएगा E1, ये बन जाएगा E2 और ये बन जाएगा E3। तो इस तरह से हम इसके कॉलम्स को सेपरेटली कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? ताकि हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना सकें, ठीक है। तो हमारे पास अगर T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में जा रही है, सच डैट हमारे पास E1 की वैल्यू थी 1 0, ठीक है, दो वैल्यूज़ थी R2, ये बन गई तीन वैल्यूज़ ये वाली R3, ठीक है। और हमारे पास E2 की ट्रांसफॉर्मेशन की तो ये वैल्यूज़ बन गई। अगर हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो हमने इसका एक जनरल फार्मूला निकालना है, एक जनरल मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? एक्स को सपोज करेंगे जितना ई है उतने ही एक्स ले लेंगे। ई अगर हमारे पास तीन वैल्यूज़ वाला है, जैसे इस तरह ई है, तो हम एक्स बी, एक्स1, एक्स2, एक्स3 ले लेंगे। हमारे पास यहाँ पे ई में दो वैल्यूज़ हैं 1 0 और E2 में वैल्यू है 0 1, तो हम एक्स1 एक्स2 लेंगे, ठीक है। अब एक्स1 एक्स2 में से जब कॉमन लिया तो हमारे पास ये आया, ठीक है। हमने E1 E2 बनाने की कोशिश करनी है। कैसे किया हमने? हमारे पास है एक्स1 और एक्स2, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। इसके अंदर से मैं अगर x1 प्लस 0 x2 कर दूं ऊपर को, और नीचे को कर दूं 0 x1 प्लस x2, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इसमें से x1 कॉमन लूँ तो मेरे पास ये बन जाएगा 1 और 0, और इसके अंदर से x2 कॉमन लूँ, बीच में प्लस का साइन आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0 और 1, तो ये मेरे पास बेसिकली बन जाएगा। और इसके अंदर से मैं कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा E1 बन जाएगा ये, और E2 बन जाएगा ये, उसको मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। तो अब T अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसका मतलब ये है कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हम T ऑफ x को लिख सकते हैं x1 GE1 प्लस x2 GE2, क्योंकि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हम सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। TE1 की वैल्यू यहाँ पुट की, TE2 की वैल्यू यहाँ पुट की, x के साथ इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। ये जो बेसिकली हमारे पास मैट्रिक्स आया है दैट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक हो गया। क्यों? ये इक्वेशन कहाँ से आई और ये हमने आगे कैसे पुट की? ये आई इस जगह से, ठीक है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या चीज़ है, हमारे पास है ये क्वेश्चन में x इज इक्वल टू x1 E1 प्लस x2 E2, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, t ऑफ x करते हैं। t ऑफ x करेंगे तो t ऑफ x1 E1 बन जाएगा प्लस x2 E2 बन जाएगा। जब इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा t ऑफ x1 E1 प्लस t ऑफ x2 E2। अब हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास T ऑफ सी ए होता है, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, तो हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को बाहर ले सकते हैं, हम सी टी और ब्रैकेट में ए या कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह ये x1 हमारे पास कोफिशिएंट है, तो हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं x1 बाहर और T ऑफ E1 प्लस x2 बाहर, T ऑफ E2 इधर आ जाएगा, और हम इसकी वैल्यूज फिर पुट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और एक जनरल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इस तरह कोई भी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया गया हो और उसके इमेजेस दिए गए हों तो हम उसका जनरल मैट्रिक्स बना सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद एक थ्योरम है जिसमें वो कहता है कि हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है n से m डायमेंशन में जा रही है,
ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एक यूनिक मैट्रिक्स होता है ए सच दैट टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स। फॉर एग्जांपल मैंने एक्स का इमेज क्रिएट करना है ना, टी ऑफ एक्स, तो एक मैट्रिक्स होगा ए मैट्रिक्स, जब मैं उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इमेज के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। यानी एक्स को मैंने ट्रांसफर करना है टी ऑफ एक्स में, तो मैं क्या करूं, एक्स को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे साथ ये चीज़ बन जाएगी। तो ये एक यूनिक मैट्रिक्स हमेशा हमारे पास अवेलेबल होता है, ये थ्योरम कहना चाह रहा है। तो ये बड़ी आसानी हो गई, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास इमेज जनरेट हो जाएगा। आगे इसको फर्दर देखते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है m मल्टीप्लाई बाय n, उस मैट्रिक्स का नाम है a, जिसका jth कॉलम हमारे पास बनता है वेक्टर t ऑफ ई जे। जे से मुराद जनरल वैल्यू ले रही, मतलब अगर पहला कॉलम देखें तो टी ऑफ ई वन पहला कॉलम बनेगा, दूसरा देखें तो टी ऑफ ई टू दूसरा बनेगा। जनरल वैल्यू ले लें तो हम बोल देते हैं टी ऑफ ई जे। जे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 जो हम देना चाहें, जितने भी उसके कॉलम है। तो ए ई जे जो है वो जेथ कॉलम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम वैल्यूज कॉलम्स ले रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I6, 6 बाय 6 का मैट्रिक्स है। तो हमारे पास जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, जे की वैल्यू जाएगी हमारे पास 1 से लेके 6 तक, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास E1 E2 3 4 5, जब इसका इमेज बनाएंगे एक्स का, तो हमारे पास टी ऑफ E1 प्लस प्लस नहीं आएगा, सॉरी, सेकंड पहला कॉलम ये आएगा, दूसरा कॉलम ये आएगा टी ऑफ E2, सो ऑन टी ऑफ ई जे, यानी यहाँ पे 6 लिखें अगर हम, तो इस तरह से हमारे पास कॉलम्स बन जाएंगे। किस तरह बनेंगे इसका प्रूफ करते हैं, प्रूफ देखते हैं क्या है। प्रूफ में कुछ भी नहीं है, अलग अलग चीज़ें लिखेंगे, फिर उनको सारों को आपस में इकट्ठा लिखेंगे कॉलम की फॉर्म, मैट्रिक्स में कॉलम्स की फॉर्म में, तो ये हमारा प्रूफ बन जाएगा। अब हमारे पास है x इज इक्वल टू x1 से लेके xn तक, ठीक है। हमने रैंडम नहीं सॉरी रेंज एक ले ली xn तक, ठीक है। अब इसी तरह हम करते हैं कि पहले लिखते हैं x1 + 0 x2 + 0 xn, ठीक है। इस तरह हम सारों को इस फॉर्म में लिख देते हैं, फिर कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगा x1 0 0 0 0 0, x2 फिर 0 0 0 0 फिर 0 0 0, x3 फिर 0 0 0, और अप टिल सो ऑन, लास्ट जो बनेगा ना वो बनेगा 0 0 0 xn, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं x1 को, तो ये हमारे पास आ गया, ये बेसिकली क्या आ गया, E1 आ गया, फिर ये आ गया E2, फिर ये आ गया E3। तो अगर आप देखें ये x1 E1 + x2 E2 + xn En तक हमारे पास ये वैल्यू चल रही है सारी, ठीक है। तो अब हम इसका इमेज लें अगर टी ऑफ एक्स का, तो इसका मतलब हम इस सारी चीज़ का इमेज ले रहे हैं, फिर इनको अलग अलग करके लिखें, तो हमारे पास x1 E1 + x2 का क्या ये जो हम इसके अंदर से इमेज नहीं ले रहे अभी, बाद में ले रहे हैं। अच्छा, पहले इन्होंने अलग करके लिखा कि हम यहाँ पे क्या करें कि इसके अंदर से E1 वाली चीज़ों को अलग लिख दें और x वाली चीज़ों को अलग लिख दें, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दें, ठीक है। जब हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, तो हमारे पास जो ये मैट्रिसेस अवेलेबल है ना आगे, वो इस तरह से आएंगे, और जो कोफिशेंट्स हैं हमारे पास x1 x2 x3 xn, वो हमारे पास इस तरह से आएंगे वेक्टर की फॉर्म में। और ये हम इसको हम x के इक्वल यहाँ से लिख देते हैं, क्योंकि हमने ये x के इक्वल सपोज किया था। तो ये हमारे पास एक चीज़ आ गई। अब हम क्या करें, अब हम इसका इमेज लें। अब हम इमेज लेंगे तो टी ऑफ एक्स हो जाएगा टी ऑफ x1 En। जो पहले बात कर रहा था मैंने वो भी इन्होंने बाद में कर दी, तो हम x1 को अलग लिख दें, xn को, xn तक सारी वैल्यूज़ का x अलग निकाल के लिख दें और t अलग निकाल के लिख दें। फिर अब दोबारा से अगर जैसे हमने यहाँ पे ये बनाए ना दो मैट्रिक्स, इसके भी बनाए, तो टी ऑफ E1 टी ऑफ E2, ये पहला मैट्रिक्स एक बनेगा इस तरह का लंबे हॉरिजॉन्टल टाइप वाला, और वर्टिकल टाइप वाला वेक्टर वाला जो बनेगा उसमें आ जाएंगे x1 अप टिल सो ऑन xn, जो कि x के बराबर है। तो इसको बोल दें हम a, ये वो यूनिक मैट्रिक्स है जो हम तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, और इसको हम बोल दें x, तो हमारे पास a x आ गया। यानी हमारे पास अगर हमारे पास एक x है, अभी तक समराइज करें, उसका अगर हम इमेज बनाएं, ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है, एक तो चीज़ आ जाती है x, और दूसरा एक मैट्रिक्स आता है a, जो कि एक यूनिक मैट्रिक्स होता है, जिसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो टी ऑफ E1 प्लस प्लस नहीं सॉरी बार बार प्लस बोलता हूँ, टी ऑफ E2, इस तरह कॉलम्स आगे चलते जाते हैं, टी ऑफ E2 उसके आगे आता है यानी, और इस तरह आगे सारे टी ऑफ ई जे, किसी स्पेसिफिक जेथ कॉलम को अगर बोलना हो। तो आगे जो कहानी लिखी है उस पर ये कहना चाह रहे हैं कि मैट्रिक्स जो है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन,
अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर एन से एम में के तो ये मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और वाइस वर्सा का मतलब कि मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन सारी लीनियर होती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सारी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो फोकस करती है प्रॉपर्टी ऑफ मैपिंग के ऊपर, लीनियर मैपिंग हो रही होती है बेसिकली। जब मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्राइब करती है कि कैसे ये मैपिंग हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे 3 एग्जांपल आगे इलिस्ट्रेट करनी है, दोनों चीज़ों में डिफरेंस, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, ये अगली एग्जांपल्स में हम देखेंगे। तो अब हमने क्या करना है, एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ए निकालना है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो है टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। ठीक हो गया। अब हम क्या करें, टी ऑफ ई वन ले लें, तो वो जैसे ई वन था, अगर हम बोलें x के बराबर है, x की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं 3x के बराबर आती है, ई वन की ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे 3e1 के बराबर आएगी, तो ये इस 3e1 के बराबर आई। ई वन हमारे पास क्या होता है, 1 0 होता है, 3 मल्टीप्लाई किया 3 0 बन गया। टी ऑफ ई टू इसी तरह निकाला। अब जो हमारा ए मैट्रिक्स होगा ना, वो क्या होगा, उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, उसके एलिमेंट्स होंगे टी ऑफ ई वन और टी ऑफ ई टू। ठीक है। तो टी ऑफ ई वन की वैल्यू यहाँ लिख देंगे, जो कि 3 0 आई और 0 3 आई, तो इस तरह से हमारा एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बन गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो कहती है कि एक हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है L फ्रॉम R3 टू R3 डायमेंशन में है, जिसके अंदर हम एक्स वाई जी के वगैरह ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो हमारे पास x प्लस वाई, वाई माइनस जी और x प्लस जी आ जाता है। हमने एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग L फाइंड करना है और वेरीफाई करना है कि L ऑफ x इज इक्वल टू A ऑफ x, यानी A चीज़ हमने निकालनी है, और फिर वेरीफाई भी करना है बाद में ए निकालने के बाद कि ए हमने सही निकाला भी है कि नहीं निकाला। सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। अच्छा, अब हम ना क्या करते हैं कि हमारे पास जितनी यहाँ पे वैल्यूज़ होती हैं ना, ये हमारे पास एक्स वाई जी, उतने हम ना उतने साइज़ का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब हमने क्या किया, एक I3 साइज़ का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, जो कि बना 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है। इसका जो पहला कॉलम था उसको मैंने बोल दिया E1, दूसरे कॉलम को बोल दिया E2 और तीसरे को बोल दिया E3। अब E1 वाला जो कॉलम है उसका पहला एलिमेंट x होगा, दूसरा y, तीसरा z, इसी तरह इसका x y z, इस तरह x y z। अब मैं इन तीनों के इमेज बनाऊं, इमेज बनाने के लिए किस तरह बनाऊंगा, इस तरह बनाऊंगा। x प्लस वाई का मतलब है पहले दो एलिमेंट्स को जमा करूंगा, यहाँ लिख दूंगा। y माइनस जी का मतलब है इसमें से इसको माइनस करूंगा और यहाँ लिख दूंगा। इस तरह मैंने इमेज बनाने हैं। ठीक है। तो अब मैंने इमेज बनाया ना, जब तो E1 का जब मैंने इमेज बनाया तो मेरे पास आया 1 0 1। ठीक हो गया। E2 का इमेज बनाया तो ये आ गया मेरे पास 1 1 0। E3 का इमेज बनाया तो मेरे पास आया 0 - 1 0। अब ये यहाँ पे L है, ठीक है, पहले हम इसको T बोल रहे थे, लेकिन चीज़ ये वही है, इमेजेस डिफरेंट क्रिएट हो गए। अब ये जो इमेजेस होते हैं इनको हम जब लिखते हैं जेथ कॉलम में जेथ इमेज को और एक मैट्रिक्स बना देते हैं, दैट इज़ ए मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये हमने क्या किया, पहले कॉलम को इधर लिख दिया, दूसरे को इधर लिख दिया और तीसरे को इधर लिख दिया, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया। आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब उन्होंने बोला था कि वेरीफाई करो कि एल ऑफ एक्स ए ऑफ एक्स के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, ए को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ए हमारे पास ये है, एक्स हमारे पास ये है। पहले हम x1 x2 x3 ले रहे थे, अब हमने क्या किया कि एक्स वाई जी ले लिया। अब हम इस मैट्रिक्स को इस एक्स वाई जी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एल ऑफ एक्स के बराबर आना चाहिए। एल ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है, ये इसके बराबर आना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या इसके बराबर आ रहा है। तो क्या करेंगे, हम पहले इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस ज़ीरो। ठीक हो गया। फिर इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस वाई माइनस जी। ठीक हो गया। अब तीसरी रो को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा x प्लस 0 प्लस जी। जब इसको हम करेंगे, ये ज़ीरो को बीच में कोई वैल्यू नहीं है इसकी, ख़त्म करेंगे तो हमारे पास यही बन जाएगा और भी हमारा प्रूफ वेरीफाई भी हो गया। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास कि आर स्केयर से आर स्केयर डायमेंशन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है जो कि रोटेट कर देती है ईच पॉइंट को इन आर स्केयर। बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि इस बार की असाइनमेंट में भी है। ठीक है। तो असाइनमेंट तो वैसे डिफरेंट होती है, लेकिन इस मैंने ये असाइनमेंट में देखा था, रोटेशन वाला क्वेश्चन था। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो हर पॉइंट को रोटेट कर देती है उसी डायमेंशन के अंदर। ठीक है। डायमेंशन चेंज नहीं करती, आर स्केयर से आर स्केयर में ही रखती है, लेकिन रोटेट कर देती है पॉइंट को थ्रू एन एंगल फाई। कितने एंगल पे, फाई एंगल पे, विद काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करती है फॉर अ पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल में।
हम शो करें, क्या शो करें, ज्योमेट्रिकली दैट सच अ ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर, कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर तो ये लीनियर है तो हर लीनियर के लिए एक यूनिक मैट्रिक्स भी होता है, तो हम इसका एक यूनिक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ए निकालने की कोशिश भी करें। तीन काम उन्होंने बताए। ट्रांसफॉर्मेशन है जो क्या करती है, कोई पॉइंट गिवन होता है, फॉर एग्जांपल टू डायमेंशन का पॉइंट है एक्स वाई, ठीक है, इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट है एक वाई कोऑर्डिनेट, ये क्या करती है उसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर देती है फाई एंगल के साथ। ठीक हो गया। हमने रोटेशन निकाल के देखना है क्या ये लीनियर है। दूसरा ये देखना है कि इसका स्टैंडर्ड मैट्रिक्स क्या होगा, कि हमें कोई भी जनरल ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़े तो उसके लिए किस मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करें इसको, तो हमारे पास वो इमेज क्रिएट हो जाए। तो ये दो काम हमने करने हैं। ठीक हो गया। तो इसके लिए थोड़ा सा रट्टा है कि हमारे पास अगर दो एलिमेंट हैं ई वन के 1 0, तो जब हम उसको रोटेट करेंगे तो हमारे पास बनेगा कॉस फाई और साइन फाई। ठीक हो गया। और जब हम करेंगे 0 और 1 को रोटेट 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, तो हमारे पास बनेगा माइनस साइन फाई और कॉस फाई। ये क्यों? जब हम कॉस फाई करते हैं ना, किसी भी एंगल का कॉस कॉस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू 0, तो हमारे पास आता है 1। ठीक हो गया। और जब साइन करते हैं तो हमारे पास आता है 0। तो ये बेसिकली है। लेकिन जब हमने इसको 0 1 करना है तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन फाइव कॉस फाइव। ये मतलब रट्टा लगा लें कि ये इस तरह से क्वेश्चन में है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास रोटेट हुआ बेसिकली क्या हो रहा है, ये हमारे पास था x और ये इसका इमेज क्रिएट हो गया, E1 था और ये था TE1। इसी तरह ये है E2 और ये हमारे पास है TE2। ये हमारे पास इमेज क्रिएट हो रहे हैं। अब दूसरा जो गिवन क्वांटिटीज थी उसके हमें ए मिल गया। ए में यही होगा, पहली जगह पे मैं TE1 लिख दूंगा और दूसरी जगह पे TE2 लिख दूंगा, तो मेरा ए तैयार हो गया। ये मेरा स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आ गया। अब मुझे फाई की कोई भी वैल्यू गिवन हो, मैं स्टैंडर्ड मैट्रिक्स में पुट करूंगा, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी एक्स की एज पर द गिवन थिंग। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन था। अब एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो क्या है, वो ये है कि पहले तो रोटेशन कर रहे थे ना, अब हम रिफ्लेक्शन करेंगे। रिफ्लेक्शन तो आसान होती है कि मेरे पास एक नंबर है एक्स और वाई, ठीक है। अब मैंने वाई एक्सिस के लिहाज से इसकी रिफ्लेक्शन जनरेट करनी है, तो ये बन जाएगी माइनस एक्स वाई। ठीक हो गया। ये इस तरह रिफ्लेक्शन होती है। लेकिन अगर एक्स एक्सिस के लिहाज से करनी है तो ये बन जाएगी एक्स माइनस वाई, ये इसकी रिफ्लेक्शन बनेगी। ये दो रिफ्लेक्शन है, ये इसकी है अबाउट वाई एक्सिस, ये है अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास क्या है कि एक्स एक्सिस ऑफ वेक्टर वाई अबाउट एक्स एक्सिस है, यानी एक्स सेम रहेगा, वाई की वैल्यू माइनस से में हो जाएगी। आर सेयर इज डिफाइंड बाय एल ऑफ यू। एल जब ऑपरेट किया तो एक्स वैसा ही रहा, वाई माइनस हो गया। तो ई वन कर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन वैसे ही रहेगा, जीरो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, जीरो से किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो जीरो ही रहता है। ई टू की जब करेंगे तो एक्स ऐसे ही रहेगा जो कि जीरो है, वन माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 बन जाएगा। ठीक है। अब जो हमारा स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बनेगा ए, वो बनेगा 1 0 0 1। ठीक हो गया। अब हमारे पास एल ऑफ यू इज इक्वल टू ए ऑफ यू। यू था A1 A2। अब हम वेरीफाई कर रहे हैं बेसिकली, जैसे पहले क्वेश्चन में वेरीफाई किया था, अब हम वेरीफाई कर रहे हैं। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आएगा एल ऑफ यू के बराबर जो चीज़ है। तो अब हमने अगर रिफ्रैक्शन इलिस्ट्रेट करनी हो एक्स एक्सिस में कंप्यूटर ग्राफिक्स में, तो ट्रायंगल जो है ये गिवन है हमारे पास, तो हम यही इसके ऊपर इमेज अप्लाई करें तो ये ट्रायंगल की रिफ्लेक्शन जनरेट हो जाएगी। ये -1 4 है, -1 ऐसे ही रहेगा, 4 -4 बन जाएगा। और हमारे पास 3 -1 है, 3 ऐसे ही रहेगा, 1 -1 बन जाएगा, 2 ऐसे ही रहेगा और ये -6 बन जाएगा। तो एक रिफ्लेक्शन जनरेट हो जाएगी उस ट्रायंगल की। ठीक हो गया। तो ये उन्होंने करके भी दिखा दिए। अच्छा, अब ज्योमेट्रिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आती है। तो आगे ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक हमने जो एग्जांपल्स देखी 3 to 5, ये ज्योमेट्रिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, किसी में हम रोटेट कर रहे थे, किसी में हम रिफ्लेक्शन देख रहे थे। ठीक है। तो हमारे पास जो एग्जांपल 4 थी उसमें हमारे पास रोटेशन हो रही थी प्लेन के अंदर, और ये क्या करता था, प्लेन के अंदर हर पॉइंट को एंगल फाइव से काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर देता था। एग्जांपल 5 जो थी उसमें हमारे पास रिफ्लेक्शन हो रही थी। तो ये बेसिकली दोबारा से बात को समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम देखते हैं एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सोल्यूशन ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू बी, कि वो एग्जिस्ट भी करता है और दूसरा यूनिक होता है। तो इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब ये अंडरस्टैंड कर रही है एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस क्वेश्चन
जो पहले हमने पूछा था। ठीक है, कि हमने किसी भी चीज़ का एग्जिस्टेंस भी चेक करनी है और यूनिकनेस भी चेक करनी है। तो ये जो दो डेफिनेशन है ये टर्मिनोलॉजीज प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशंस की हमें दे देती हैं। इन दो डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। अब मैपिंग है आर एन से आर एम में, ये ऑन टू होगी आर एम। ठीक है, आर एम की तरफ आर एन से ऑन टू तब होगी इफ़ ईच बी इन आर एम इज़ इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एक्स इज इन आर एन। ठीक है, यानी हर बी जो है ना उसका कोई ना कोई एक्स होना चाहिए। ठीक हो गया, एक बी के एक एक्स के एक से ज़्यादा बी होने चाहिए, हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हर बी का इमेज लाजमी होना चाहिए। इसको मैं फिर बाद में अच्छे आसान अल्फाज में भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक हो गया, अब टी ऑन टू है आर एम में, फॉर ईच बी इन आर एम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सोल्यूशन ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू बी, यानी हर बी के अंदर एक ना एक सोल्यूशन लाजमी होना चाहिए। यानी टी मैप करे आर एन को आर टू आर एम इज एन एग्जिस्टेंस क्वेश्चन, यानी एटलीस्ट वन क्वेश्चन वन सोल्यूशन है या नहीं, ये हमने क्वेश्चन पूछ लिया। अगर तो वो ऑन टू होगा तो यानी इसका मतलब सोल्यूशन है। ठीक है, द मैपिंग टी इज नॉट ऑन टू व्हेन देयर इज सम बी इन आर एम सच दैट द इक्वेशन टी बी हैज नो सोल्यूशन। अगर वेरियस सोल्यूशंस हैं या एक सोल्यूशन है तो वो ऑन टू होगा, अगर एक भी सोल्यूशन नहीं है तो वो नॉट ऑन टू होगा। अगली चीज़ है वन टू वन। मैपिंग टी आर एन एम से वन टू वन है अगर ईच बी इन आर एम इज द इमेज ऑफ एट मोस्ट वन एक्स इन आर एन, हर बी जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक एक्स का इमेज हो। ठीक हो गया, या फिर equivalently t is 1 to 1 if for each b in Rm the equation tsb has either a unique solution or none at all, या तो उसका solution यूनिक हो या कोई solution ना हो। क्या ये 1 to 1 है? ये यूनिकनेस का क्वेश्चन है। ऑन टू जो था वो एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन था, 1 to 1 जो है वो यूनिकनेस का क्वेश्चन है। द मैपिंग टी इज नॉट 1 to 1। 1 to 1 कब नहीं होगा? जब b जो है वो इमेज ऑफ मोर देन वन वेक्टर इन आर एन, जब वो एक से ज़्यादा का इमेज है। इफ़ देयर इज़ नो सच बी देन टी इज़ 1 to 1। इसको आसान अल्फाज में समझते हैं। अच्छा, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल दो फंक्शन है, एक है इनपुट वैल्यूज़ हैं x2 x1 x2 x3, और एक और है हमारे पास जिसमें है b1 b2 b3। ठीक हो गया, अब अगर तो ये फंक्शन हमारे पास 1 to 1 है, इसका मतलब कि जो हमारे पास कोई भी b है ना उसका एक ही x आना चाहिए। ठीक है, एक बेशक ये x3 जो है ये मिलता हो हमारा x3 b1 से मिलता हो, लेकिन हर b जो है ना वो एक x से आ रहा हो। ठीक है, एक से ज़्यादा x से ना आ रहा हो, उसके एक से ज़्यादा सोल्यूशन ना हो, तो हम बोलेंगे ये यूनिक है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हमारे पास एक और फंक्शन है x1 x2 और x3, और हमारे पास आउटपुट है b1 b2 b3। तो हर b जो है ना उसका सोल्यूशन लाजमी है, एटलीस्ट वन से तो वो आ रहा हो, एक से ज़्यादा से आ सकता है। ठीक है, लेकिन सोल्यूशन सारे b का होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ये ऑन टू है, और इसको हम कहेंगे 1 to 1 है। यानी अगर आसान अल्फाज में उर्दू में हम बोलना चाहें तो ये है कि ऑन टू में ये होगा कि तमाम बी के लिए लाइन आनी चाहिए। 1 to 1 में ये होगा कि जो बी तमाम बी के लिए लाइन ना आ रही हो बेशक, लेकिन जो अगर लाइन आ रही हो वो एक एक्स से आ रही हो, एक से ज़्यादा एक्स से ना आ रही हो, तो ये हमारे पास 1 to 1 होता है। तो अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम ऑन टू है इसका मतलब उसकी एग्जिस्टेंस सोल्यूशन की है। अगर 1 to 1 है इसका मतलब सोल्यूशन यूनिक है। अगर दोनों चीज़ें हैं तो इसका मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है और यूनिक भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स होता है बेसिकली ए जो होता है, ये हमारे पास मज़े की बात यह है एग्जिस्ट भी कर रहा होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर और यूनिक भी होता है। तो इसका मतलब इसको ऑन टू भी होना चाहिए और 1 to 1 भी होना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी जिसका स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है ए, ये गिवन है हमें। तो क्या हमारा R4 R3 से ऑन टू है या ये 1 to 1 है, ये चीज़ें हमने चेक करनी है। ठीक हो गया, तो अब हम ये चीज़ें कैसे चेक करेंगे? इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हमारे होते हैं, लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, एक उस लिहाज से भी हम चेक कर सकते हैं कि यूनिक है या नहीं।
और फ्री वेरिएबल हो या ना हो उससे भी चेक कर सकते हैं। फ्री वेरिएबल होगा तो इसका मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हैं, फ्री वेरिएबल नहीं है, तमाम वैल्यूज़ वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशंस हैं, तो इसका मतलब एक ही सॉल्यूशन है। अगर हमारे पास कोई एबनॉर्मल वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये चीज़ें हमने देखनी है बेसिकली यहाँ पे। तो अब ए जो है हमारे पास ये एचलॉन फॉर्म में है, ठीक है, गुड। नहीं होता तो हम कन्वर्ट कर लेते। अब हमने देखा कि ए की ना पिवट सोल्यूशन है तमाम रोज़ के अंदर। तमाम रोज़ में पिवट सोल्यूशन होने का मुराद ये होता है कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर तमाम में पिवट पोजीशन ना होती ना तो फिर हमारे पास एक फ्री वेरिएबल आ जाता, ठीक हो गया। तो इसके अंदर पिवट पोजीशन तमाम में है, इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब बी जो है R3 के अंदर जितने भी बी हैं ये हमारे पास बी हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ए एक्स बी इज इक्वल टू कंसिस्टेंट, ए एक्स इज इक्वल टू बी इज कंसिस्टेंट, इन अदर वर्ड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू कंसिस्टेंट है, यानी तमाम के लिए सोल्यूशन जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। इसमें तो ये बी नहीं है, ये वैसे मैंने बता दिया इसको, इसके अंदर ये सब तमाम ए की ही वैल्यूज़ है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब इसके अंदर पिवट कॉलम्स है ना तो तमाम की वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, तो इसका मतलब कि ये हमारे पास ऑन टू कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, लेकिन देखें अगर आप गौर करें तो रोज़ हमारे पास हैं 3, जबकि वेरिएबल्स हमारे पास बन रहे हैं 4। इसका मतलब 3 वेरिएबल्स की वैल्यू तो हमें मिल जाएंगी, चौथे की नहीं मिलेगी। एक वेरिएबल फ्री होगा, जब वेरिएबल फ्री हो जाता है तो सोल्यूशन हमारे पास कई बन जाते हैं। सोल्यूशन तो हैं लेकिन फ्री, कोई भी वैल्यू ले लें। तो इक्वेशन ए एक्स बी हैज़ अ फ्री वेरिएबल बिकॉज देर आर 4 वेरिएबल्स एंड ओनली 3 बेसिक वेरिएबल्स। एक वेरिएबल चौथा जो है वो फ्री है। सो बी का जो इमेज है वो मोर देन 1x से आ रहा है। लाइनें तो बी पे आ रही हैं सारी, एग्जिस्ट तो वो करता है लेकिन एक से ज़्यादा x से आ रहा है। दैट इज टी इज़ नॉट 1 to 1। इसका मतलब वो ऑन टू तो है लेकिन 1 to 1 नहीं है। थ्योरम देखते हैं क्या कहता है। आर एन से आर एम में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर टी जो है वो 1 to 1 होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ द इक्वेशन टी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हैज़ ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन। अगर इक्वेशन ले लेना टी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो तो सिर्फ ए की ट्रिवियल सोल्यूशन होना चाहिए, तभी वो 1 to 1 होगा, ठीक हो गया। देखें, टी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो जो है ना उसका उसके लिए 1 to 1 होना तो ज़रूरी ये है कि उसका एक ही सोल्यूशन हो, जस्ट वन सोल्यूशन, एक से ज़्यादा सोल्यूशन ना हो। लेकिन टी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो का हमें पता है कि जो सोल्यूशन होता है वो ट्रिवियल होता है, जिसमें तमाम एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है। इसके अलावा तो कोई सोल्यूशन नहीं होता इसका, तो इसलिए ये 1 to 1 होगा तभी जब हमारे पास इसका सिर्फ यही सोल्यूशन है। तो इसको देखते हैं कि टी लीनियर है, तो टी ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ टी इज़ 1 to 1 then the equation tx is equal to 0 has at most one solution, hence only trivial solution. If t is not 1 to 1, अगर ये 1 to 1 ना होता तो there is a b that is image of at least 2 different vectors in Rn, तो फिर उसके एक से ज़्यादा solution होते, that is tu is equal to b और tv is equal to b। अच्छा, आपकी बात मान भी लेते हैं, चलो ऐसे करके देखते हैं, tu is equal to b कर लेते हैं और tv is equal to b कर लेते हैं। लेकिन फिर क्या होगा जब हम tu माइनस v करेंगे तो इसको इकट्ठा करें, पहले से इकट्ठा करके लिखें या अलग अलग करके लिखें, अलग अलग करके लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, टी ऑफ यू माइनस टी ऑफ वी आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा ना। अब ये भी ज़ीरो के बराबर है और ये भी ज़ीरो के बराबर है, ऐसे ही है, तो ये तो हमारे पास u माइनस वी ज़ीरो के बराबर आ गया और u इज इक्वल टू वी आ गया, v इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, v हो जाएगा, तो ये तो इक्वल आ गए। इक्वल तभी होंगे जब आप एक ही चीज़ को एक पहले दाई तरफ से उसका कान पकड़ रहे हो फिर बाई तरफ से उसका कान पकड़ रहे हो, एक ही चीज़ को देख रहे हो, इसका मतलब सिर्फ एक ही इसका सोल्यूशन होता है जो ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। ये u माइनस वी जो है ये नॉन ज़ीरो तब होगा जब ये नॉट इक्वल होंगे, हैंस द इक्वेशन टी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हैज़ मोर देन वन सोल्यूशन, सो इधर द टू कंडीशन एंड थ्योरम ऑफ बोथ ट्रू और बोथ आर फॉल्स। या तो ये दोनों बातें ठीक होंगी या दोनों ही गलत होंगी, एक दूसरे के ऊपर इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब यही होता है। अगर तो आपने ऐसा किया कि u माइनस वी करने से वो बराबर नहीं आ रहे, ठीक है, मतलब यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 है, ठीक है, तो हमने किया कि u इज़ इक्वल टू 2 प्लस वी बन गया, थोड़ा चेंज आ गया, तो इसका मतलब ये डिफरेंट हो गए, u नॉट इक्वल टू वी हो गया, तो फिर इसका मतलब कि ये सोल्यूशन 1 to 1 भी नहीं है। 1 to 1 तभी होगा जब u इज़ इक्वल टू वी होगा, u इज़ इक्वल टू वी का मतलब है कि एक ही उसका सोल्यूशन होगा जो कि ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, तभी हमारे पास वो 1 to 1 होगा। अब कर्नल एक चीज़ है, कर्नल भाई क्या है,
0 0 0 वाले सारे सोल्यूशन हम ले लेते हैं, तो वो कर्नल होता है। इसमें देखते हैं कि अब एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है v से w में, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। द कर्नल ऑफ t यूजली रिटन एज कर t इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स इन v, यानी पहले वाले के अंदर वो वाले एलिमेंट विच मैप ऑन टू द जीरो वेक्टर इन w, जो जीरो बना दें किसी चीज को मैथमेटिकली। कर t v बिलोंग टू v, टी वी इज इक्वल टू ज़ीरो इन डब्ल्यू, ऐसे तमाम v जिनका इक्वल करने से ट्रांसफॉर्मेशन के ज़ीरो आता हो, उन तमाम v जो कि v बड़े वाले v को बिलोंग करते हैं, वो सारे कर t कहलाते हैं, कर्नल ऑफ t कहलाते हैं, जो कि ज़ीरो लेके आते हैं w के अंदर। ठीक है, आसान उर्दू में समझते हैं। कर t क्या होता है? कर्नल t। कर्नल साहब ऐसे हैं कि ये क्या करते हैं, हर चीज़ को ज़ीरो बना देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ज़ीरो इन डब्ल्यू जो रिज़ल्ट है उसमें ये ज़ीरो बना देते हैं। ऐसे वी की ट्रांसफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, ऐसे वी की ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन करने से ज़ीरो आ जाता है जो कि डब्ल्यू के अंदर है, और ये वी बिलोंग करता है पिछले वाले वेक्टर को जो कि हमने डिनोट किया था बड़े वी से। तो ये हमारे पास इसकी मैथमेटिकल नोटेशन आ गई। ये जैसे v है हमारे पास, यहाँ से हमने तमाम ऐसी चीज़ें ले ली जो ज़ीरो के ऊपर जा रही थी। ठीक है, अच्छा अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर दें क्या ये 1 to 1 है या नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं कर टी सब स्पेस ऑफ v। कर टी बेसिकली क्या है? v की सब स्पेस है। सब स्पेस से मुराद कि पूरा v नहीं है, v में से सिर्फ वो चीज़ें हैं जो कि ज़ीरो बनाती हैं, ज़ीरो जनरेट करती हैं। t इज़ 1 to 1 if and only if कर t is equal to 0 in v। t 1 to 1 तब होगा जब कर t 0 is equal to कर t is equal to 0 in v, जब हमारे पास v के अंदर ये कर t is equal to 0 पड़ा होगा। कैसे? कि क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारा ये ज़ीरो है, ठीक है, ये v के अंदर पड़ा हुआ है ज़ीरो, ठीक है, तो फिर हमारा ये 1 to 1 होगा, फिर ज़ीरो बस ज़ीरो से मिल रहा होगा। अगर ज़ीरो के अलावा और भी चीज़ें इससे मिल रही हैं ना, 1 भी जाके ज़ीरो से मिल रहा है, 2 करूँ वो भी ज़ीरो से मिल रहा है, ठीक है, 3 करूँ वो भी ज़ीरो से मिल रहा है, तो फिर तो ये 1 to 1 नहीं है। लेकिन सिर्फ एक ही कहानी है ना कि ट्रिवियल सोल्यूशन है, वही ज़ीरो से जाके मिलता है, तो ये 1 to 1 होगा। 1 to 1 के लिए ज़रूरी होता है कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक ही सोल्यूशन हो, यूनिक कहानी हो सारी। इसके बाद हम देखते हैं 1 to 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। अब हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है लीनियर, t is said to be 1 to 1 if for any u v v belong to v, u v not is equal to 0 implies 2 t u is not is equal to t v। जो थ्योरम में हमने कहानी पढ़ी थी ना, वही है कि u v दो वेक्टर हैं, वो तभी नॉट इक्वल होंगे जब उनके इमेजेस भी नॉट इक्वल हैं, ठीक है, और वो तभी बराबर होंगे जब उनके इमेजेस भी बराबर हैं। ये एक बात कहना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी t को हम 1 to 1 या बाइजेक्टिव तभी कहेंगे जब वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक हो गया, 1 1 ये कि एक से एक मिल रहा हो, और ऑन टू से ये कि तमाम से मिल रहा हो। ठीक है, यानी तमाम b का सोल्यूशन हो, b1 b2 b3 तमाम b's को लाइनें आ रही हों x किस से, ठीक है, और एक से ज़्यादा x से किसी भी को लाइन ना आ रही हो, यानी ऑन टू भी हो और 1 to 1 भी हो, तो इसको हम बोलेंगे कि ये बाइजेक्टिव है। अच्छा, अब थ्योरम हमारा क्या कहता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है स्टैंडर्ड मैट्रिक्स की, तो उसमें क्या होता है कि टी मैप करेगा तब जब कॉलम ऑफ ए स्पैन करेंगे आर एम को। दूसरी, टी इज़ 1 to 1 इफ एंड ऑल इफ कॉलम्स ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ए के कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, अलग अलग हैं, तभी वो 1 to 1 होगा, इसका मतलब वो यूनिक हैं सारे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आगे हम इसका देखते हैं। पहली लाइन का प्रूफ ये है कि कॉलम ऑफ ए स्पैन करते हैं आर एम को इफ एंड ओनली फॉर ईच बी द इक्वेशन ए बी इज कंसिस्टेंट। स्पैन तभी करेंगे ना जब उनका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा। इन अदर वर्ड्स, इफ एंड ओनली फॉर एवरी बी द इक्वेशन टी एक्स इक्वल टू बी एज एट लीस्ट वन सोल्यूशन। कोई एक सोल्यूशन लाजमी होना चाहिए। दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ टी मैप्स आर एन ऑन टू आर एम, यानी जब ये ऑन टू होता है ना, तो इसका मतलब सोल्यूशन होता है, ये एग्जिस्टेंस होती है। तो अगर तो हमारे पास ए स्पैन कर रहा है आर एम को, तो इसका मतलब है कि एग्जिस्टेंस है, ऑन टू है। दूसरी कहानी कि हमारे पास इक्वेशन है टी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये सेम होंगे सिर्फ
वैसे लिखने में डिफरेंट है, असल में ये सेम है। सो टी इज 1 to 1 ओनली इफ ए एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज़ ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन। अगर इसका सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन है, यानी मैं इसके दो सोल्यूशन ले लूँ, एक सोल्यूशन ले लूँ यू, एक सोल्यूशन ले लूँ वी, लेकिन दोनों बराबर हैं, इसका मतलब एक ही इसका सोल्यूशन है, यू ही है, उसी को मैं वी बोलना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब इसका एक ही सोल्यूशन है, ये यूनिक सोल्यूशन है। ये तभी होता है जब हमारे कॉलम्स ऑफ ए लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। जब लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं उसका यूनिक सोल्यूशन होता है, उनका उसका कोई उसमें से कॉमन नहीं ले सकते, कोई उसमें से मल्टीपल नहीं ले सकते, और उसको हम बोलते हैं कि ये 1 to 1 है। यानी जो हमारा मैट्रिक्स होता है ए मैट्रिक्स, वो ऑन टू भी होता है और 1 to 1 भी होता है। इसका मतलब वो क्या होता है, बाईजेक्टिव। ओके, अब हमारे पास जो कॉलम वेक्टर्स थे रोज़ में, उनको हम पेरेंथेसिस और कॉमास में भी लिख सकते हैं। यानी पहले हम ये x1 x2 लिखते थे इस तरह से, उसको हम पेरेंथेसिस में ऐसे कोमा डाल के भी लिख सकते हैं। इसी तरह हम इमेज होता है ना जो, उसको कैसे लिखेंगे, उसको हम वैसे तो हमें यूँ लिखना चाहिए था, टी ऑफ x1 x2 और उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट, यानी इस वेक्टर का हम इमेज ले रहे हैं, यानी वेक्टर है x1 x2 और उसका हम इमेज ले रहे हैं, तो हमें दो ब्रैकेटें डालनी चाहिए थी, लेकिन हम एक ब्रैकेट डाल देते हैं, फॉर्मल नहीं होते, हम थोड़ी सी काम चोरी करते हैं, बस ये कहना चाह रहे हैं सर कि मैं काम चोर हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7, टी x1 x2 क्या है। x1 का मैं इमेज बनाता हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन आती है, ठीक है, फिर ये दूसरी इक्वेशन आती है, ये तीसरी इक्वेशन आती है, यानी मेरे पास x1 x2 का मैंने इमेज बनाया तो ये 2 डायमेंशन का था और 3 डायमेंशनल रिजल्ट इसने मुझे दे दिया, ठीक है। तो ये टी मैप ऑन टू कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑन टू का मतलब क्या होता है, हमने चेक करना होता है कि एग्जिस्टेंस है या नहीं, सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये चीज़ चेक कर लेते हैं, ठीक है। जब हमारे पास x और टी एक्स कॉलम्स की फॉर्म में हमने लिखे, ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टी ऑफ एक्स, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स, ए एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स, ऐसा ही है ना, ए गिवन था ना हमें, ठीक है। तो ए की वैल्यूज़ हमने कैसे निकाली, सारी इक्वेशंस थी ना हमारे पास जो, वो टी ऑफ एक्स तो हमारे पास ये है, लेकिन हम सारी इक्वेशन के कोफिशिएंट्स निकाले ना, तो वो हमारे पास ए बन जाएगा, वो हमारे पास बन गया ये, ठीक हो गया। तो जब हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया ना, तो हमने बोल दिया कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि हम इसको ए एक्स इज इक्वल टू बी या ए एक्स इज इक्वल टू टी एक्स की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ए स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है और कॉलम जो है इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। जब लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं तो यूनिक सोल्यूशन होता है, क्योंकि ये मल्टीपल नहीं है, इसमें आप कोई कॉमन आपस में नहीं ले सकते। तो टी क्या हुआ, 1 to 1 हुआ, क्योंकि यूनिक है। टू डिसाइड इफ टी इज ऑन टू है या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। वी एग्जामिन द स्पैन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, स्पैन देखेंगे क्या उनका स्पैन हो रहा है तमाम चीज़ों पे। सिंस ए इज 3/2, ए हमारे पास है 3/2, ठीक है, यानी 3 रो है इसकी और 2 कॉलम है इसके, ठीक हो गया। द कॉलम ऑफ ए स्पैन R3, तो ये क्या करते हैं, R3 को स्पैन करते हैं इफ़ एंड ओनली इफ ए हैज़ 3 पिवट पोजीशन, यानी इसके अंदर 3 पिवट पोजीशन अगर होती हमारे पास, तो हमारे पास x1 की वैल्यू भी आती, x2 की वैल्यू भी आती और x3 की वैल्यू भी आती, और हमारे पास ये 3 डायमेंशन में कहानी चली जाती। लेकिन यहाँ पे तो बस क्या है, x1 और x2। दिस इज इम्पॉसिबल सिंस ए हैज़ ओनली 2 कॉलम, इसके तो बस 2 कॉलम है, तो 3 पिवट पोजीशन के लिए तो हमें 3 पिवट कॉलम चाहिए थे। तो कॉलम जो है R3 को स्पैन नहीं करते बल्कि R2 को स्पैन करते हैं, एंड द एसोसिएटेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट ऑन टू। R2 के अंदर तो ये हम बोल सकते हैं कि इसका सोल्यूशन है, लेकिन R3 के अंदर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये 1 to 1 तो है लेकिन ये ऑन टू नहीं है। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। मैंने कोशिश की है कि मैं इसको आसान अल्फाज में जितना समझा सकूँ समझा दूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।